ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं। इस कुंडली में सबसे पहले हम लगन समझेंगे और उसके बाद कुंडली की राशि क्या कहलाएगी वह समझेंगे। तो जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, बी 13 डिग्री लिखा हुआ है, यह है पहला भाव, पहला घर भी इसको बोलते हैं, लगन भाव इसको बोलते हैं। तो कुंडली किस लगन की बनेगी? तो 9 नंबर से बनती है धनु राशि, तो यह धनु लगन की कुंडली कहलाएगी। यह संबंध नहीं है किसके स्वामी बृहस्पति देव गुरुदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसी से यह समझा जाएगा कि यह किस लगन की कुंडली है। तो यह धनु लगन की कुंडली है। अब राशि केवल स्कैनिंग में केवल चंद्र राशि होती है, इसके अलावा कोई राशि नहीं गिनी जाती है। तो वो कैसे पता करेंगे हम? वह ऐसे पता करेंगे कि चंद्रमा जहाँ भी बैठे हुए हैं, जिस भी भाव में, जिस भी घर में बैठे हुए हैं, वहाँ राशि का नंबर क्या आता है। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी ताकत के साथ एकादश भाव 11th हाउस में लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो नंबर आता है वह 7 नंबर आता है। यह शुक्र का घर है। तो ये तुला राशि की कुंडली है। अब तुला राशि के ऊपर जो भी गोचर का प्रभाव रहेगा, उसका प्रभाव जो तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके पास उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए बट जाएगा। किस पे ज़्यादा आएगा या किस पे कम आएगा, उसके लिए उनको निजी कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुला राशि के मासिक फल में यह बताया गया है कि आपको धन लाभ होगा। तो एक समान रूप से इस पूरी दुनिया में तुला चंद्र राशि के जितने भी जातक हैं उनको एक सेम अमाउंट में वह फल मिलेगा। वो जो अमाउंट है, जो ग्रह प्रतिशत आपकी बढ़ा रहा है, मान लीजिए पूर्व से 10% जो बढ़त होगी उसको भाग कर लिया जाएगा, डिवाइड कर लिया जाएगा। इस पूरी दुनिया में जितने भी तुला राशि के जातक होंगे, उसके पश्चात सप्लाई किस पे ज़्यादा रहेगी, उसके लिए जातक को पर्सनल अपनी जो कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी। यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अपने मन मर्जी से कोई भी नाम रख लेने से और लगातार यह देखने से कि अमुक गोचर जो है कहाँ पर है और कोई ज्ञान नहीं है कुंडली का, और एक भ्रम पैदा कर लिया है कि हमारे साथ ऐसा होता आ रहा है और हमारी यह राशि है, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा जो परिश्रम, मानसिक परिश्रम इन ग्रहों में लगाते हैं लोग, और धर्म की पालना करने में अगर वही परिश्रम लगाएंगे तो ये ग्रह आपके आगे पीछे घूमेंगे प्रणाम करते हुए। धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। चलिए अब समझेंगे। धनु लगन की कुंडली है और चंद्र राशि इसमें तुला है। सबसे पहले कुंडली का जो बेस है वो बहुत मध्यम है, यानी 13 डिग्री है। स्कैनिंग में लगभग 15 डिग्री से ऊपर है। तो हम यह देखते हैं केवल स्कैनिंग के अनुभव में कि हाँ, कुंडली में कुछ जान है। अब लगन में ही जो है 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे पहले शनि बैठे हुए हैं 27 डिग्री के साथ, लेकिन एल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एल जब भी आएगा ग्रह के पास, तो शनि के 2 रूप यहाँ पर होंगे, एक अच्छे वाला शनि और एक नकारात्मक शनि। अब जातक किसका चुनाव करता है वह ग्रह जीत जाएगा, और वह ग्रह आशीष रूप में वही ऊर्जा प्रदान करेगा जो उसके अनाहत में विद्यमान होगी। अगर पॉजिटिव जीत जाएगा तो पॉजिटिव शनि आ जाएगा, अगर नेगेटिव जीत जाएगा तो नेगेटिव शनि आ जाएगा। इसलिए ये एल और एच दिए जाते हैं, और जहाँ एच आता है वहाँ केवल पॉजिटिव रहता है, वहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। हाँ, गोचर का और महादशाओं का प्रभाव थोड़ा सा पड़ता ही है इसके साथ में, उसकी मानसिकता का, क्योंकि सब कुछ जो आधारित है वह हमारे सबसे नज़दीकी ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, उसका भी ध्यान रखा जाता है।
ऐसा नहीं है कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं और कर्म आपके नीचता के हैं तो कर्म को ध्यान नहीं रखा जाएगा और ग्रह राजा पे राजा बनाए जाएंगे। ये अवश्य है कि प्रारब्ध जब तक साथ दे रहा है तब तक साथ दे रहा है। जिस दिन प्रारब्ध वो एक क्षण जिस दिन आएगा उसी समय सीधा धरती पे आकर गिरोगे और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। तो ध्यान रखा करिए, ये धर्म को और कर्म को पीछे रख के कुछ भी मत आगे लेके आया करिए। मूल जो है आपका कर्म ही रहता है। इसको भूल जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, स्थिरता नहीं प्राप्त होने वाली। कुछ क्षण का आनंद जरूर आ जाएगा और वो आनंद जो है केवल गिराने ही आएगा आपको, ध्यान रखिएगा। अब शुक्र है, यहाँ पर शुक्र के पास MP लिखा हुआ है और CCC ब्रैकेट है, यानी 28 डिग्री के साथ शुक्र जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मंगल भी यहाँ बैठे हुए 19 डिग्री है। और यह कुंडली जो है, यह कुंडली ऐसी है कि इसमें अपने ही घर वाले जो जातक है उसको विषैली क्रिया, विषम क्रिया, तंत्र, निचली तंत्र क्रिया के द्वारा बांधने का प्रयास कर रहे हैं। शत्रु भाव रखते हुए मंत्रों का गलत प्रयोग करवा रहे हैं और जातक के जीवन में कुछ भी भला नहीं हो पाए ऐसी कामना बना के रखते हैं। और इस बीच में गुरु सत्यराम के पास कुंडली आ गई। करते रहो कामना तुम। मैंने अभी बताया ना, अभी प्रार्थना करी कि सबसे ऊपर ये कर्म है, धर्म है, इसके अलावा कुछ है नहीं। बड़े से बड़ा शेर अपने आप को जो समझता है उसको सवा शेर मिलता ही मिलता है। और इस आधार पर भावना हमेशा यही रखनी चाहिए कि मुझे मेरा कर्म देखना है। ठीक है, यह विपरीत स्थिति मेरे जीवन में बनी हुई है, लेकिन मुझे कुछ भी गलत काम नहीं करना है। मुझे कोई भी ऐसा मार्ग नहीं चुनना है जिस पे शुरू में तो ऐसा लगे कि बड़ा आनंद है और आगे जाके केवल कांटे ही कांटे हों और फिर आप ना तो चलना रुक सकते हो ना वो मार्ग बदल सकते हो। तो ये स्थिति जातक ने नहीं करी, तो इसलिए ही स्कैनिंग के पैनल तक कुंडली आ पाती है। आगे बढ़ेंगे इसमें और नई चीज़ आपको मैं समझाऊंगा स्कैनिंग के पैनल के अनुभव से। दूसरा भाव जहाँ पर ये शनि भगवान का घर है, 10 नंबर मकर राशि है, यहाँ पर बुध और राहु एक साथ बैठे हुए। राहु को CC ब्रैकेट है, V है। V मतलब हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, ये प्रकृति है इनकी। 22 डिग्री है और बुध यहाँ पर 13 डिग्री के बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में जब भी बुध बैठेगा तो वह प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा है या मिश्रित प्रभाव पड़ रहा है। बुध और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं आसपास की संगत से। मूल अर्थ में बुद्धि और मन जो है वो संगत के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि क्या जातक की वाणी में मधुरता है या नहीं है, और उसके साथ में हमेशा जातक की मूल प्रकृति यानी तीसरे भाव को भी देखा जाएगा कि वह घर किसका है और वहाँ पर कौन सा ग्रह उपस्थित है या वो घर जो है खाली है। बुध और राहु बैठने से यहाँ पर धन संचय दोष बनेगा ही बनेगा। बुध के साथ राहु या बुध के साथ केतु बैठेंगे तो धन संचय दोष। ऐसी स्थिति में जो धन है, जातक कितना भी धन कमा ले, कोई ना कोई खर्चा बन जाएगा और जातक के पास धन नहीं बना रह सकता। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि ग्रह सिर्फ यह देखेगा कि क्या जातक के घर में धन उसके समीप बना हुआ है या नहीं बना हुआ। यानी कि अगर धन जातक जो कमा रहा है वह अगर उत्तम आ रहा है और धन संचय दोष लगा हुआ है, तो जातक अगर अपने पास पैसा रखता है तो ही दोष लागू हो पाएगा। जातक अगर बैंक में रखता है या किसी प्रकार का निवेश करके रखता है, किसी धातु में निवेश करके रखता है, स्वर्ण में, चांदी में, गोल्ड में, सिल्वर में, या किसी भी मेटल में इन्वेस्ट करके रखता है, शेयर में इन्वेस्ट करके रखता है, पॉलिसी में डाल के रखता है, यानी कि पैसा हार्ड कैश के रूप में जातक के घर में नहीं है, तो यह दोष प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो कितना सरल उपाय है इससे बाहर आने का, यानी कि अपने पास जो हार्ड कैश नहीं रखना है। तो ये दोष यहाँ पर स्कैनिंग के पैनल पे लगा हुआ था। कैश नहीं रख पाते हैं, खर्चा आ जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो ये ट्रिक बताई गई।
अब मैंने प्रार्थना करी कि बुध समझने के लिए दूसरे भाव में, वाणी भाव को समझने के लिए सीधा तीसरे भाव पे आएंगे। तो यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं सिंगल सी ब्रैकेट के साथ 4 डिग्री के LP1, यानी कि कमज़ोर ग्रह में ताकत के आधार पर सबसे पहले ग्रह ये हैं। और शनिदेव के घर में बैठे हुए हैं, 11 नंबर में बैठे हुए हैं। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यह है कि बुध अगर प्रभाव देना चाहेंगे तो भी सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सूर्य सीधे तौर पर अपने स्थान को देख रहे हैं, यानी नवम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। सिंह राशि है जहाँ पर कोई मधुरता नहीं है, जातक की वाणी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि लोग आकर्षित हो पाएँ। व्यर्थ की सत्यता का भाव बना हुआ है। सत्यता का मतलब यह कभी भी नहीं होता कि आप सीधा किसी के मुंह पे बोलो और बहुत ज़्यादा कड़वे शब्दों का प्रयोग करो तो ही यह धारणा लगाई जाएगी कि हाँ, ये आदमी बिल्कुल सफाई पसंद है, बहुत सत्य बोलता है। यह कहाँ से नियम आ गया कि जिसको सत्य बोलना है उसको वाणी टेढ़ी करनी पड़ेगी, गुस्सा ही दिखाना पड़ेगा, और जो मीठे तरीके से बात कर रहा है वह हमेशा आपका बुरा ही चाहता है। ये चीज़ें, ये धारणा जो बना रखी है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। यानी बुध जो है अगर वो कृपा करना चाहेंगे भी तो सूर्य के प्रभाव से वो कट जाएगी। और इसके बावजूद देखिए कि डिग्री में कितना ज़्यादा अंतर है, एक 4 डिग्री का है और एक 13 डिग्री का है। यानी बुध ने क्या करा? बुध ने सीधे तौर पर निर्णय लिया कि मैं तो राहु के संगत में आऊँगा ही आऊँगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बढ़ेंगे 7वें भाव की तरफ। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं 7 डिग्री LP2 कमज़ोर ग्रह में, दूसरे नंबर के V लिखा हुआ, और ये उल्टे चल रहे हैं, वक्री है। और यह जो चीज़ है दूसरे भाव पे राहु और 7वें भाव पे गुरु, यह विवाह के संदर्भ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तीसरे घर के सूर्य, विवाह एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपका कार्य बटा हुआ है। नियम और शर्तों के आधार पर परिवार नहीं चलते हैं, और सब कुछ पहले से ही आपको पता लग जाए, और जो भी आपकी आयु है उसमें एक एक दिन का हिसाब आपको अपने जीवन साथी से चाहिए, तो गृहस्थी आपके लिए नहीं है। आपके लिए है कि जंगल में जाके बैठ जाओ और ये अहंकार बना के रखो कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है। लोगों के बीच में रहकर ही अगर आप नियम में चल पाते हो तो ही आप सिद्ध माने जाओगे। स्वयं के अहंकार को बल देने के लिए जंगल में जाके बैठ जाओ और यह सिद्धि समझ लो, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो एक प्रकार से आपने कोई परीक्षा दी नहीं है, कोई रिजल्ट आया नहीं है, और स्वयं से स्वयंभू बनकर आप यह डिक्लेयर कर दो कि हम तो जी बहुत अच्छे हैं, तो यह नहीं चलने वाला। ये ध्यान रखा करिए। स्कैनिंग, कुंडली स्कैनिंग की जितनी वीडियो आती हैं, तो जिस प्रकार से मैं आपको सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, तो देखिएगा स्कैनिंग कितना ज़्यादा गुणों पे प्रकाश डालने का प्रयास करती है। अब समझिएगा इस बात पे कि हमेशा दूसरा घर, 8वां घर और 11वां घर जब भी यहाँ पर केतु बैठे होंगे और अकेले बैठे होंगे और अच्छी ताकत के साथ बैठे होंगे, तो कोई ना कोई दृष्टि ऐसी नेगेटिव बनी हुई है, टोक साथ में चल रही है, जो जातक की मूल प्रगति को रोक रही है। यानी कोई जीवन के बहुत आवश्यक कार्य रुके हुए हैं। तो यहाँ पर भी केतु बैठे हुए हैं, V हैं, 22 डिग्री है, डबल C ब्रैकेट है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये एक किया कराए वाला जो बात है, ये ऊपरी क्रिया वाली बात है, ये कहाँ से चल के आई, और आपको बड़ी हैरानी होगी कि कौन है इसके पीछे। अब आगे बढ़ेंगे। लाभ स्थान पे तुला राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्र राशि तुला हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ताकत है, 25 डिग्री के बैठे हुए हैं। अब जो ये जातक है, इस जातक के जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, इनके द्वारा ही किसी प्रकार के जो ऊर्जा के नियम हैं उनको छेड़खानी करेगी। यानी कि किसी पूजा पाठ के, मैली तंत्र विद्या के द्वारा जातक का जीवन रुक जाए, यह प्रयास करा गया। मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है तो बाहर दृष्टि मत डालिए,
मौन हो जाइए और देखिए जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना अपना मानते हो, वही निकलेगी गलती। बाहर वाला आदमी के पास इतना समय नहीं है। कुछ समय के लिए तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन परमानेंट अगर किसी ने जो है छुरा घोंपा है तो वो पीठ पीछे ही कार्य करा गया है, और पीठ पीछे आपका अपना ही है। बाहर वाला तो सामने से आएगा, ये बात को ध्यान रखा करिए। कोई ज़्यादा हैरत मत मानिए करिए, कलयुग है और उससे पहले आपका स्वयं का प्रारंभ है। अब यहाँ पर मूल समझेंगे कि जब ये केतु को डाला गया तो ये चीज़ आई, और इसके साथ में जब जातक को बताया गया कि यह ऊर्जा बनी हुई है, तो जातक ने हमारे को यह बात बताई कि यह हमारे को बहुत सारे लोगों ने टोका था, लेकिन हमने उन सभी की बात, क्योंकि जातक जब परेशान होता है तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाता है, बहुत जगहों पे जाता है कि मेरे जीवन के बहुत ज़रूरी कार्य हैं वो रुके हुए हैं। तो जब हमने भी पुष्टि करी तो जातक को बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब इतनी जगह यह बात उठ रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। खैर, इसका जो उपाय दिया गया वो दिया गया, लेकिन गृहस्थी के संदर्भ में मेरा जो प्रयास रहा समझाने का, क्योंकि देखिए मंगल भी लगन में बैठे हुए हैं, पहले घर से, दूसरे घर से, चौथे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से अगर मंगल का संबंध हो जाए या उपस्थिति हो जाए तो यहाँ पर मंगल की जो ऊर्जा है वो बढ़त में बनी रहेगी, जिसको आप मांगलिक योग कह सकते हो। तो वो बढ़त के कारण जो जातक के अंदर बृहस्पति और शनि के गुण है वो नहीं आ पाते, यानी जातक के अंदर मैच्योरिटी नहीं आ पाती। केवल इसी कारण से जातक का जो गृहस्थी सुख है वो प्रभावित हो जाता है। ये स्कैनिंग के पैनल की रीडिंग्स हैं। तो प्रार्थना करी गई जातक से, सबसे पहले तो ये धन संचय दोष है, इसको समझिए, और ये जो बुध ने चुनाव कर रखा है, गठबंधन कर रखा है राहु के साथ, इसको स्वयं से बाहर निकालिए। और मीठी वाणी से सारे कार्य होते हैं। आपकी वाणी में स्पष्टता अवश्य होनी चाहिए। आपको मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, केवल दृष्टि के प्रभाव से सामने वाला जातक समझ जाए कि आप चरित्रवान हो, उत्तम धर्म के मार्ग की पालना करते हो। मुख से मत बिगाड़ा करिए। और गृहस्थी के संबंध में बहुत सारे रिश्ते आपके जीवन में नए आते हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य बैठे हुए हैं इनसे प्रार्थना करिए कि यहाँ पर बैठकर जो आपका जो प्रकाश है वो मेरे भाग्य स्थान पर डालिए, और सभी कार्य जो है प्रेम से होते हैं, प्रेम से चलते हैं। गृहस्थी जो है संघर्ष आएगा ही आएगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है, और ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं है जिसमें आप कितने भी ग्रह मिला लो और उससे पूर्व में जो है गुण मिला लो तो छुई मुई बन के आप रहो, और बर्तन साथ में रखे हुए हैं और आवाज़ नहीं आएगी, तो फिर जी नहीं रहे हो, शरीर नहीं है आपका, मशीनें हैं साथ में, मशीनें कार्य कर रही हैं। तो समझिएगा इस बात को। और जातक से प्रार्थना करी गई कि इसको आप एज ए उपाय भी समझ सकते हो विवाह के संदर्भ में, गृहस्थी सुख के संदर्भ में। जिनका विवाह नहीं हो रहा है या गृहस्थी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, वृद्ध शादीशुदा जोड़ा जो हमेशा एक मित्र की भांति रहता है, अगर सौभाग्य से उनके दर्शन हो जाएं तो उनके चरण स्पर्श करा करिए और उनसे प्रार्थना करा करिए, दोनों ही जनों से, जो वृद्ध जो बुज़ुर्ग हैं, जो शादीशुदा जोड़ा है, कि आप आशीर्वाद दो, भले ही आप स्त्री हो पुरुष हो, और मेरा जो गृहस्थ आश्रम है इसको मैं सफल बना पाऊँ। तो यह भी आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आशीर्वाद से ही सारे कार्य होते हैं। तो केतु का छोटा सा उपाय दे दिया गया। ये छोटी मोटी चीज़ें पैनल के लिए, तंत्र क्रिया और निचली तंत्र क्रिया, ये सब हम काउंट ही नहीं करते हैं। ये पैनल पे डलने से पहले ही कट जाती हैं, इतना तेज पैनल होता है। अब जिनको नहीं पता है और जिनको पता है उनको हंसी भी आ रही होगी कि कहाँ पैनल पे चेक करनी पड़ेगी क्रिया है कि नहीं है, पहले ही कट जाती है, ढूंढनी पड़ती है, पीछे जाके ढूंढनी पड़ती है। भैया वो जो कटी थी समझाना है, जातक को काउंसलिंग करनी है, जातक को थोड़ी कह देंगे कि सब ठीक हो गया जी आप सो जाओ, ऐसे नहीं समझा सकते, जातक को काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो इस मूल कुंडली में मैंने जो जोर दिया
जातक के आंतरिक स्वभाव पे। आप सत्य मार्ग पे चलते हो, इसको आप अपने अंदर तक रखो। आप अपनी सोच को अन्यों पर मत थोपिए, मत लागू करिए, क्योंकि अगर आपसे बड़ा कोई आ जाएगा, आपके हिसाब से आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, फिर वो आपके ऊपर अपनी सोच को थोपेगा, फिर आप परेशान होगे। तो यह मार्ग केवल जो है आपका आंतरिक विषय ही बना रहना चाहिए। आपको जो ठीक लगता है, जो गलत लगता है, वो कैलकुलेशन हर एक परिवार के सदस्य पे लागू मत करिए। तो उन्होंने इस बात का अनुसरण करा और जो कुंडली में जो समस्याएं थी उसमें उनको निजात मिला। स्कैनिंग में मूल ऊर्जा को ही समझाया जाता है, जिससे कि जातक की कुंडली जो है ऊर्जा रूप में स्टेबल हो पाए। ऐसा नहीं करा जाता कि धन मार्ग का उपाय बता दिया और धन जो है आया और साथ में इतने कष्ट लेके आया कि दुनिया भर का कर्जा चढ़ा के चला गया। जातक को वही जो मूल बड़े बूढ़ों की जो सीख है, गुरु माँ का जो आशीर्वाद है, वही समझाने का प्रयास करा जाता है और यह बताया जाता है कि आप जिम्मेदारी लो कि जो कुछ है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, प्रारब्ध मेरा है, उसी से मेरा शरीर बना है। सुख और दुख संचित कर्म में से निकाले गए थे प्रारब्ध के रूप में, धूप छांव चलती रहेगी। मेरा मूल कर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं उस पर कितना खरा उतर रहा हूँ, यह मैं हमेशा देखने का प्रयास करूँगा। तो ये थी हमारी कुंडली स्कैनिंग की। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।